मैं कभी मीडिया पे आना नहीं चाहती थी। मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश थी कि मैं एयर होस्टेस बनूं। तो एक दिन मैं उठ के खड़ी हुई बेड से तो मैं गिर गई। हॉस्पिटल ले जाया गया, डायग्नोज हुआ कि आर्थराइटिस हो गया। मेरा बेटा मुझे नहलाता था, बेचारा मुझे कपड़े पहना के डोंगे से पानी डाला। मैं बड़ा परेशान हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर जाऊँ। मैंने स्विच बोर्ड में हाथ डाल दिया। मैंने कहा कैसे? कहते मैं आपकी वीडियो बनाया करूंगा, उससे इनकम आती है। वो इनकम जो है ना, आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ना खर्च करना। मुझे इतना पता है कि मेरी इतनी स्टोरी है कि मैं पहले अनपढ़ थी और आज मैं एमफिल हूँ। पहले मैंने जो इंटरव्यू दिया था ना अपनी स्टोरी के बारे में, वो कासिम अली शाह फाउंडेशन पे जाके दिया था। उन्होंने वो लगाया नहीं है। मुन्ने में 50 लोग जानना शुरू हो गए। 50 व्यूज पे आपने पार्टी की। चैनल की तरफ कैसे आई? फिर वो बाकी स्ट्रगल का पता है, जिस तरह आप फार्मेसी पे काम करती थी, वो सारा को पता है सारा। उसके बाद फिर चैनल का क्यों ज़हन में आया, कैसे आया? मैं कभी मीडिया पे आना नहीं चाहती थी। मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश थी कि मैं एयर होस्टेस बनूं या न्यूज़ कास्टर बनूं। यानी कि ये मैं था कि मैं लोगों को खबरें पढ़ के सुनाया करूं। मैं बचपन में कहती या मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एयर होस्टेस बनूं। तो कद भी आपका वैसे ही था हर हवाले से। तो मैंने कहा मैं एयर होस्टेस बनूंगी लाइफ में, लेकिन उसके लिए मुझे नहीं पता था एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब MBA कंप्लीट हुआ है और सेकंड लास्ट सेमेस्टर था, मुझे डायग्नोज हो गया आर्थराइटिस। मैं पेशेंट हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो ये जब मुझे हुआ है ना, तो फिर मैं एक दिन मुझे इस उंगली में दर्द हुआ, इसी शोल्डर में, इसी पाँव में। तो एक दिन मैं उठ के खड़ी हुई बेड से तो मैं गिर गई। मेरे पाँव पे वजन नहीं पड़ा। मैंने कहा मुझे क्या हुआ है? तो मैं हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे टेस्ट हुए तो डायग्नोज हुआ कि आर्थराइटिस हो गया। मैं बड़ा रोई, यकीन मानिए। मैंने कहा मैंने अपनी लाइफ में इतनी मुसीबतें देखी हैं बचपन से अब तक। मैं बचपन से गांव में काम करती रही अब्बू के साथ, शहर आ गए, फैक्ट्रियों में धक्के खाए, शादी हो गई, हस्बैंड के साथ धक्के खाए, और उसके बाद फिर दोबारा धक्के खाए, फिर दोबारा शादी हो गई, फिर दूसरे हस्बैंड कोमे में चले गए, पैरालाइज हुए। वो बड़ी मुश्किलें, मैंने मुश्किलात देखी। तो अब तो मैं क्या कहते हैं पढ़ लिख गई हूँ। तो मेरा तो बड़े ख्वाब थे कि मुझे बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी। मैंने MBA कर लिया है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो मुझे तो मैनेजमेंट में कहीं भी बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया? मैं तो इंडिपेंडेंट होके लाइफ गुजारना चाहती थी और मैं किसी के ऊपर डिपेंड हो गई हूँ। आप यकीन मानिए कि वॉशरूम मैं नहीं जा सकती थी। मेरा बेटा मुझे नहलाता था, बेचारा मुझे कपड़े पहना के डोंगे से पानी डाला। मैं अपने हाथ से पानी भी नहीं अपने ऊपर डाल सकती थी। ये हालात हो गए। मैं बड़ा परेशान हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर जाऊँ। अच्छा। मैंने, यानी कि मैं इतनी हिम्मत वाली हो गई। सारी सी बात है, इतना कुछ सहने के बाद और फिर जब अपने ऊपर ये बात आ, मैंने कहा मैं, अब मेरा छोटा सा बेटा है, वो टेंशनों में पला है बेचारा। उसने बड़ी लाइफ में टेंशनें देखी, उसका बचपन छिन गया। उस बिन बाप के बच्चा वो पला। मैंने उसको बाप की कमी फील नहीं होने दी। उसको अच्छे कपड़े नहीं मिले बचपन में, अच्छा खाना नहीं मिला, उसको कोई स्कूलिंग नहीं अच्छी मिली। मैंने जितना था मैंने करने की कोशिश की, जैसे एक इज्जत सिंगल मदर लड़की होती है जो सिंगल मदर करती है। तो मैं क्या करूं? मैंने सुसाइड करने का सोचा। मैंने स्विच बोर्ड में हाथ डाल दिया। तो उसी वक्त मेरे नेबर वाले आ गए, मेरा बेटा चीखें मारते हुए कि क्या हो, मेरी चीखें निकल गई ज़ाहिर। उन्होंने आगे मुझे पकड़ा कि आप तो इतनी हिम्मत वाली, आप इस तरह क्यों कर रही हैं? मैंने फिर कहा आंटी मेरे से ना दर्द बर्दाश्त नहीं होता, और बाकी दर्द तो मैं सह गई हूँ, लेकिन ये जॉइंट्स का दर्द है ना, हालांकि मैंने सबको जोड़ के रखा है तो जोड़ों का दर्द होना नहीं चाहिए था, तो ये क्यों हुआ? अपना दर्द बताना ज़ैन भाई इतना आसान नहीं होता। बार बार आप अपना दर्द नहीं बता सकते किसी को भी। तो मैं, जिस पे बीती होती है उसको ही पता होता है। तो फिर मेरे बेटे ने कहा, उस टाइम उसकी उम्र 13.5 साल थी, कहते मम्मा मैं आपको ना YouTube पे चैनल बना के देता हूँ। मैंने कहा YouTube क्या होता है? आई डोंट नो कि क्या है YouTube। और ये सन कौन सा था? ये मेरे ख्याल में कोविड के बाद की बात है शायद, मुझे 19-20 की बात है। ये सितंबर की बात है। सितंबर मेरा चैनल बना है। अच्छा। मेरे ख्याल में कोविड के बाद की बात है जी। 21 की है, 20 के एंड पे है। तो मुझे कहता मम्मा मैं आपको ना YouTube पे चैनल बना के देता हूँ। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहते आप उस पे ना लोगों को अपनी स्टोरी बताएं। मैंने कहा कैसे? कहते मैं आपकी वीडियो बनाया करूंगा, उससे इनकम आती है। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं वो इनकम जो है ना, आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ना खर्च करना, तो कोई आपके लिए प्रे करेगा, आप ठीक हो जाएंगी। ये उस बच्चे का विजन था। मैंने कहा इनकम कैसे आएगी, क्या वीडियो होगी? हमारे पास एक टूटा सा मोबाइल था, वो मेरे पास आज भी है। तो उसने वो पकड़ के बैठ जाना रूम में हमारे, तो हमने वीडियो बनानी। मुझे बोलना नहीं आना। मैंने कहा ना जी मेरा नाम उज़मा है और मैं ये थी, मैं गांव में थी, ये मैंने सारी स्टोरी ना बतानी शुरू कर दी।
तो मुझे बताते हुए तकरीबन कोई 3 माह गुजर गए थे। तो ये बात थी तकरीबन नवंबर के एंड पे और दिसंबर की थी जब खादिम हुसैन रिजवी साहब की डेथ हुई है। तो वहाँ पे ना ये कवरेज कर रहे थे सैयद बासत, तो उस दौरान ना एक कमेंट क्लिक हुआ मेरा, लोगों ने ना औरत को बड़ा बुरा भला कहा। तो मैंने उस कमेंट का रिप्लाई किया कि औरत बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और वो चाहे तो सरहद पार कर जाती है, लेकिन अगर डर जाए तो अपने साए से भी डर जाती है। लेकिन औरत के अंदर इतनी पावर होती है कि वो एक मर्द को पैदा कर सकती है, उसको जवान कर सकती है, एक मर्द बना सकती है। ठीक है, औरत ये है, तो आप औरत को ऐसे बुरा भला ना करें। तो इसने मेरे से रब्ता किया, मैंने इसको फ़ोन किया, कहते हैं आपकी कोई स्टोरी है? मैंने कहा मुझे इतना पता है कि मेरी इतनी स्टोरी है कि मैं पहले अनपढ़ थी और आज मैं एमफिल हूँ। तो कहते हैं आप कहाँ रहती है? मैंने कहा आप ये कवरेज कर रहे हैं ना खादिम हुसैन रिजवी साहब की, तो मेरा पास में ही घर है, मैं उधर रहती थी जब। कहते हैं मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपने ये स्टोरी किसी को नहीं बतानी। उस वक्त मुझे नहीं पता था ये क्या चक्कर होता है इंटरव्यूज का। बासित मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, यूनिवर्सिटी में इकट्ठे ही थे। हाँ, तो अच्छे सैयद बासत भाई वो आए मेरे पास घर पे ना 2-3 लोगों को लेके। तो उसने आगे कहा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जैसे आप इंटरव्यू करें, तो आपने मुझे बताना। मैंने कहा क्या बताना है? कहते जो आपकी लाइफ की सारी स्टोरी है। मैंने उसको सारी स्टोरी बताई, तो उसके बाद वो उन्होंने लगाई, पता नहीं बड़ी वायरल हो गई कोई, और उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर थे 1100। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे हारिस भट्टी का फोन आ गया कि मैंने कहा अब फिर बताना पड़ेगा। फिर इस तरह यासिर शामी का फोन, पूरा मीडिया मेरे घर पे आ गया। मैं डर गई कि पता नहीं क्या हुआ है, मैंने क्या कर दिया, मेरा बेटा परेशान हो गया। तो फिर मुझे ARY वालों ने बुलाया, यानी कि समा न्यूज़ ने, कोई ऐसा चैनल नहीं जो नहीं है। तब आप तमाम चैनल्स पे चल रही थी, ये तो पता। जी, वो उन्होंने कहा कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक अनपढ़ बंदा एमफिल घर भी आपका दिखा रहे हैं, ठीक है, सारा आपका लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल मेरा दिखाया, हर चीज। तो ये कैसे पॉसिबल है? लोगों को मेरे से इतनी मोटिवेशन मिली, बहुत मोटिवेशन मिली। सबसे पहले मैंने जो इंटरव्यू दिया था ना अपनी स्टोरी के बारे में, वो कासिम अली शाह फाउंडेशन पे जाके दिया था। किसी को नहीं पता था मैं दुनिया में कौन हूँ, मेरी क्या स्टोरी। उन्होंने वो लगाया नहीं है। उन्होंने कासिम अली शाह को आपने, मैंने अगस्त में दिया था, फाउंडेशन में दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। शायद उनको ये मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने बड़ा इजी लिया होगा। 33 मिनट का वो था, लेकिन बासत वाला देखें। तो जब ये शामी की स्टोरी लगी है ना, उसके बाद फिर उन्होंने कहा ये तो हमारे पास भी पड़ा, उन्होंने लगा दिया। वो फिर मेरी मोस्ट पॉपुलर 2.2 मिलियन पे रही उनके चैनल पे, और फेसबुक पे 10 मिलियन पे, बड़े बड़े व्यूज गए लोगों के। उसके बाद फिर मैंने ना चैनल, फिर मैंने पहले तो अपनी स्टोरी बताई थी, फिर मैंने कहा मैं ब्लॉगिंग करूं क्या। तो फिर मैंने पहली बार माइक उठाया था दिसंबर में। पहली पेमेंट क्या थी यूट्यूब? मेरी पहली पेमेंट आई थी 1,31,000 समथिंग कुछ। पहली पेमेंट पहली, माशाल्लाह जी। और ये 2020 की बात है, अब तो 1 लाख माशाल्लाह। ये होती है कि आप सब्र के साथ लगे रहें और अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाते हैं। तकरीबन 9 से 10 माह बाद मुझे मिली थी। 9 से 10 माह आपने लगी रही हैं? जी, मैंने नहीं सोचा। फेड अप हुई बीच में? मैं कहती हूँ कि जिस एक दिन ना मेरे 50 व्यूज आए थे, सिर्फ 50 आए थे। मेरे 50 व्यूज आए, मैं और मेरे बेटे ने 1 पाव मुर्गी मंगाई। अच्छा, जब से मतलब आपके वो ज्यादा व्यूज थे? हाय, हम तो इतना परेशान हो गए कि भाई देखो मेरे 5 या 10 लोग मुझे देखते थे, मुन्ने हमें 50 लोग जानना शुरू हो गए। 50 व्यूज पे आपने पार्टी की? मैंने 50 व्यूज आए तो मैंने मुर्गी मंगाई 1 पाव। तो हमने कढ़ाई बनाई, उसके इतने पैसे थे हमारे पास, तो हमने उसकी कढ़ाई बनाई, बना के फिर हमने खाई। तो वो खुश हुए? यानी कि खानी क्या थी, मैंने वो बना के रखी, तो मैं अपने हस्बैंड को खाना देने चली गई। मैंने कहा वापस आते तो वो बिल्ली खा गई। वो भी बिल्ली ने खाई। बिल्ली को खुशी थी। कैसी किस्मत यार, मतलब एक तरफ खैर अल्लाह ताला आजमाइश। 50 व्यूज पे मेरा ये आलम था खुशी का, इतनी खुशी का, और इतनी खुशी, मैं बड़ा खुश हुई। अब तो मिलियंस में जाते, इतने व्यूज आते हैं, अब तो वो नॉर्मल हो गया। हाँ, मैं ना जब चैनल बनाया ना तो वीडियो मैं उल्टी नजर आती थी वीडियो में। अच्छा, यानी कि वीडियो अपलोड होती थी, मैं उसमें उल्टी होती थी। तो सारे मूवी मेकर वालों के पास गए, इवन के हमारे जूते टूट गए। बड़ा लोगों से पूछा कि हमें बताएं कि वीडियो कैसे, मैं सीधे कैसे होंगी। 4 पाई उल्टी करके बैठी कि मैं शायद सीधे नजर आऊं, नहीं आई। एक दिन मुन्ने ने मुझे सीधा कर लिया, रोटेट का बटन था हो गया। अच्छा, खुद से बेटा एडिटर है यार? मेरा बेटा एडिटर, मेरी बेटी मेरे साथ, उस वक्त वो 3.5 साल, मेरे साथ वो कैमरामैन बनी, हम दोनों। अच्छा, पहली दफा जब मैंने माइक उठाया कोई हमें इंटरव्यू नहीं देता था, यानी कि कोई भी इंटरव्यू नहीं देता जिसके पास। जब आपकी पेमेंट आ चुकी थी, आपके सब्सक्राइबर अच्छे हो गए थे, आपको इंटरव्यू नहीं है, आपके इंटरव्यू सारों ने ले लिए। मैंने किसी का 100 सब्सक्राइबर भी है ना, कोई भी मीडिया के ऊपर ये नहीं कह सकता कि उस्मान ने हमें इंटरव्यू नहीं दिया। अब मैं थोड़ा सा ये हॉस्पिटल के वो मसरूफ हुई, तो मैंने कहा थोड़े दिन रुक जाओ, मैं दूंगी इंटरव्यू। सबको मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपके साथ, मैंने सबको इंटरव्यू दिया।
اور ہمیں کوئی انٹرویو نہیں دیتا تھا کہ آپ کے پاس کیمرہ نہیں ہے, آپ کے پاس موبائل نہیں, اچھا آپ کے پاس, آپ نے بال نہیں ڈائی کیا ہوئے, آپ میک اپ نہیں کرتی. تو میں ابائے میں ہی رہتی تھی. چنگ چنگ پہ ہم جاتے تھے, میں اور میرا بیٹا. پورا پاکستان میں نے بائک پہ گھوما ہے, سیال کوٹ, ملتان, ساہیوال, گجرانوالہ. محنت پوری کی آپ میں نے میں جو بھی کام کرتی ہوں نا زندگی میں لوگوں دل کو سے محنت کرتی ہیں, جو بھی کام کریں آپ پورے عشق کے ساتھ آئے, اور پھر اس عشق میں جو کامیابی ملتی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نوازتا, آپ کو پتا نہیں چلتا. بے شک. کیسے میری پہلی انکم آئی, اب کرنا کیا, جو وعدہ کیا تھا ہم نے 5 مشینیں لی پہلی انکم جی, اور اپنے گھر کا ایک کمرہ میں نے خالی کیا, اس میں مشینیں لگائیں اور میں نے سلائی اسکول کھول دیا. اس 5 سلائی مشینوں سے چلنے والا اسکول آج 5 سلائی اسکول ہے. ماشاءاللہ, مطلب آپ نے باقی خواتین کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. ایک شیخوپرا میں, ایک پتوکی میں, اور 3 لاہور میں. ادھر تقریباً صبح 40 سے 45 بچیاں صبح آتی ہیں, پھر اتنی ہی شام کو آتی ہیں. 2 شفٹیں چلتی ہیں ہر اسکول کے. بہترین. اب تک 700 عورتوں کو میں نے, بچیوں کو, میں بلکہ دیکھنے والوں کو کہوں گا, جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ اسٹرانگ عظمیٰ, میں ان کا نمبر دے دوں گا. آپ بھی اگر کہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح سفید پوش گھروں کو یا خواتین پہ لگے, وومن امپاورمنٹ کے لیے, تو وہ آپ کو رابطہ کر سکتے ہیں.